नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था कि यहाँ पर अचानक से यहाँ पर एक फोग हो जाता है भीमेश्वरी गांव में, और तभी यहाँ पर अनिका को मौका मिल जाता है अपने हाथों को छुड़ाने का। इधर यहाँ पर आलिशा बिन सभी की ही मदद करती है और जल्दी जल्दी से इन सब के हाथों को खोलती है। यहाँ पर अब एक आमने सामने की टक्कर के लिए ये सभी लोग तैयार थे। अब यहाँ पर अब चिराग कहता है इसका तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब उसकी इस बात पर अब रोहित कहता है कि अब वक्त आ गया है हमारे आदमियों को मैदान में उतरने का। उसकी इस बात पर अब अब्दुल कहता है हम तो किंग पूरी तरह से रेडी हैं। अब रोहित भी कहता है ठीक है फिर अभी अपनी फाइट के लिए उतरो। इधर अब्दुल भी यस किंग कहता है और अब तक इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचने ही वाले थे। अब जैसे ही चिराग और अब्दुल को रोहित का बॉर्डर मिलता है कि अब वो यहाँ पर इस फाइट में उतरे, क्योंकि अब यहाँ पर आमने सामने की एक जंग होगी। इसलिए उसके कहे अनुसार वो दोनों भी अब अपने ईयरपीस पर कहते हैं भूमिका मैडम रेडी हो जाइए, क्योंकि अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। अब हम फाइट के लिए उतर रहे हैं। आप भी बस जल्दी से आइए। उनकी इस बात पर अब चिराग को सामने से अब आवाज आती है डोंट वरी, मैं यहीं पर ही हूँ, हम पहुँच चुके हैं। अब बस हम भी अभी फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ किंग के कुछ लोग यहाँ पर किंग के कहने से अब वहाँ पर उसके भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो अब सभी नीचे जंप करने लगते हैं। जब सर जी ने इन लोगों को देखा तो वो अपने आदमियों को कहते हैं क्या जाओ जाकर अपने आदमियों की मदद करो, क्योंकि सर जी ने पहचान लिया था कि ये आदमी किंग के हैं और किंग इसका मतलब किंग यहाँ पर किंग भी फाइट के लिए उतरा है। अब ये अपने सर जी की ये बात सुनते ही अब एक दिशा से कुछ लोग आने लगते हैं। तो वहीं उन सब को देखकर अब महेंद्र पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं करण अरे यार देखना प्लीज मेरी एक हेल्प कर, क्योंकि तुम एक बार जहाँ पर जिन्हें अब देवराज गुलेरिया बनाकर यहाँ पर लाया गया था, देखना मुझे तो वो बलबीर सर लग रहे हैं कि वो बलबीर ही सर ही है ना। पता नहीं क्यों मुझे तो वो वही लग रहे हैं, या मेरी ही आंखों को कोई धोखा हुआ है, क्योंकि देखो जहाँ पर देवराज गुलेरिया खड़े थे मुझे अब पता नहीं क्यों वहीं लग रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि जब करण गुलेरिया ने भी उस तरफ देखा तो वहां पर देवराज गुलेरिया को नहीं लाया गया था, बल्कि उनकी जगह यहाँ पर बलबीर सर को लाया गया था। अब करण को एक सुकून होता है कि फाइनली उसने अपने पापा को जो इतने सालों से वहां पर कैद किया हुआ है वो अभी भी वहीं पर कैद ही हैं। ये तो यहाँ पर बस सर जी को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने उसी के ही हूबहू का इंसान यानी कि बलबीर सर को यहाँ पर ले आए हैं। तो वहीं कवि नालिशा अब यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर अब अपने ख्यालों में ही चली जाती है, क्योंकि बीती रात जब उसे किंग का मैसेज आता है तो जब उसके चेहरे पर स्माइल आती है, जब प्रीति उससे पूछ रही थी कि आखिर वो किस बात को लेकर परेशान है, लेकिन उस समय कवि नालिशा ने कुछ भी नहीं कहा। और तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है तो वो स्माइल करते हुए भी यहाँ पर कहती है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, कोई भी उस तरफ ना आने पाए। इधर प्रीति भी अब उसे पूरी गारंटी देती है कि वो किसी को भी ऊपर नहीं जाने देगी, आप अपना काम कीजिए। तब वो यहाँ पर सीधा का सीधा देवराज गुलेरिया के रूम में ही जा रही थी, तो तभी उनके पास रोहित यानी कि फिर से किंग का एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा हुआ था कि इस वक्त आप यहाँ पर कहीं पर भी मत जाइए, बल्कि इस वक्त आप सीधा का सीधा ब्रह्मपुत्र एकेडमी चली जाइए, वहां पर बलबीर सर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या करना है ये सब कुछ उन्हें समझा दिया गया है, क्योंकि रोहित ने एक तरफ जहां पर कवि नालिशा को उसका काम बता दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित ने यहाँ पर बलबीर सर को भी एक कॉल कर दिया था, जिसमें उसने सारी की सारी सिचुएशन को बलबीर सर को बता दिया था कि उसे अभी के अभी इस फाइट में उन्हें उनकी मदद करनी होगी और उन्हें वहां पर
कब खुद को देवराज गुलेरिया बनकर आना होगा। यहाँ पर अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब कभी नालिशा देवराज गुलेरिया के रूम में ना जाकर वो सीधा ही अब यहाँ से गुलेरिया हाउस से बाहर निकल कर जाने लगती है। जैसे ही यहाँ पर कभी नालिशा बाहर की तरफ निकलती है तो उसे अब यहाँ पर अपने कमांडर इन चीफ मिलते हैं। कमांडर इन चीफ अब कभी नालिशा को इस समय बाहर देखकर अब कहते हैं, क्या हुआ रानी साहिबा, कोई कुछ अर्जेंट है क्या? अब यहाँ पर उस चीफ की बात को सुनकर अब आलिशा कहती है कि हमें अभी के अभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी जाना है और हाँ, हमें जल्दी से वहाँ पर लेकर चलिए, क्योंकि देखिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है अब व्यर्थ करने के लिए। और हाँ, अपने सिक्योरिटी गार्ड से भी रेडी होने के लिए कह दीजिए, क्योंकि हमें अभी की यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलना होगा। एक बार बस हम वहाँ पर उस ब्रह्मपुत्र एकेडमी से लौट आएं, उसके बाद हम सीधे के सीधे पेरिस न जाकर हम बेंगलोर के लिए निकलेंगे। इसलिए आप सभी रेडी होकर अब रेडी होकर उस एकेडमी के पास ही आ जाइए, हम चलते हैं। ये कहते हुए ही कवि नालिशा अब अपने चोपर में जाकर बैठ जाते हैं और वो अब अपने चोपर को सीधा ही अब ब्रह्मपुत्र एकेडमी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। इधर अपने ही ख्यालों से कवि नालिशा बाहर आती है। कवि नालिशा अब यहाँ पर अनिका को देखती है तो वहीं अनिका अभी अपने मन में सोचती है, मिस्टर किंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। सच में आपने कितना अच्छा काम किया है कि आप यहाँ पर उसकी जगह बलबीर सर को लेकर आए हैं। इधर बलबीर सर को वहाँ पर देखकर तो अब राजेश्वर पीरामल का तो दिमाग ही एकदम से खराब हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को पता चलता है कि यहाँ पर देवराज गुलेरिया की जगह उसके सबसे चहीते आदमी की जगह यहाँ पर बलबीर सर को लाया गया है, तो इसका मतलब उसके साथ सीधे सीधे चालाकी की गई है। और यहाँ पर क्योंकि उसके चंगुल से अब ये सब भी रिहा हो गए थे जिन आदमियों को उसने यहाँ पर कैद कर रखा हुआ था। इसलिए अब बौखलाते हुए वो अपनी तेज आवाज में कहते हैं, क्या धोखा दिया है रानी साहिबा आपने मुझे, ये ठीक नहीं किया है। अब इसका अंजाम तो आपको भुगतना ही होगा। इसलिए जो धोखा आपने मुझे दिया है उस धोखे के अंजाम को भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। अब देखना मैं यहाँ पर क्या तबाही मचाता हूँ। और हाँ अनिका गुलेरिया, तुम्हें भी कुछ ज्यादा ही अपने आप पर घमंड है ना, अपनी ताकत पर घमंड है ना। अनिका ध्यान से सुनो, तुम्हें वो शक्तिशाली गैंडे की ताकत तो याद ही होगी ना। उम्मीद करता हूँ कि तुम उसकी ताकत को भूली ही नहीं होगी, क्योंकि जब तुम वहाँ पर उस बैंक में तुम्हारी फाइट हुई थी तो वो कितना ही शक्तिशाली था। अरे उसने तुम्हें और रोहित तुम दोनों को जो एक टफ फाइट दी थी, क्या तुम्हें याद है? अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही इससे पहले के अब अनिका कोई भी जवाब देती, ये सुनते ही अब बलबीर सर को एकदम से ही याद आ जाता है कि कैसे अनिका ने उनके और सुखबीर के साथ मिलकर ही उसे मारा था। क्योंकि यहाँ पर इन सब ने मिलकर सुखबीर, बलबीर, रोहित और अनिका इन चारों ने मिलकर उसे मारा था। यहाँ अब सर जी अब ये कहते हुए अब वो अपने आदमियों से कहते हैं, तुम लोग मेरी शकल क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या अलग से मुझे न्योता देना पड़ेगा? अरे जब यहाँ पर इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है तो तुम जाकर अपनी लड़ाई लड़ो, मार गिराओ इन सबको। जैसे ही सर जी के आदमियों को अब उनका ये ऑर्डर मिला तो वो सभी अब जो भी उनके पास थे वो अब इन सभी के ही ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वहीं अनिका ने अभी उनकी इस बात को सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था, क्योंकि अब अनिका भी यहाँ पर किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाली थी। और अब वो उन सब के ऊपर अब बारी बारी से अटैक करने लगती है। सबसे पहले तो अनिका उस आदमी को एक पंच मारती है जो कि अभी उसके पास खड़ा था। तो वहीं यहाँ पर अब धनंजय पीरामल ने भी एक आदमी को एक पंच मारते हुए उस आदमी को मार गिराया था, क्योंकि धनंजय भी अपनी फाइटिंग टेक्निक को अपनाते हुए एक ही पंच से यहाँ पर सबको मार रहा था जो भी बारी बारी से उसके सामने आ रहा था। यहाँ अनिका जानती थी कि यहाँ फाइट तो ये सभी संभाल ही लेंगे,
क्योंकि अनिका सबकी फाइटिंग टेक्निक के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। बात चाहे उसके पापा करण गुलेरिया की हो, धनंजय पीरामल की हो या फिर राजीव गुलेरिया की हो। हालांकि महेंद्र के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इस बात से तो वो श्योर थी कि ये तीनों तो फाइटिंग के लिए हैं ही। साथ के साथ यहाँ पर आलिशा तो खुद एक अच्छी फाइटर थी, इसलिए वो जानती थी कि ये सभी यहाँ पर सब संभाल लेंगे। इसलिए उसे अभी अपने जरूरी काम को करना चाहिए। इसलिए अब वो अपने काम को करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका के पास एक यही सबसे अच्छा मौका था। अभी सभी जो यहाँ पर अपनी फाइट करने में बिजी थे, तो इसलिए अब मौका देखकर अनिका जंगल की तरफ बढ़ जाती है। और जब अनिका जंगल की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर उसके बीच में जो कोई भी आ रहा था अनिका को रोकने के लिए, तो वो उसे अपनी एक ही पंच से मारती जा रही थी, क्योंकि उन सब लोगों के लिए अनिका का एक एक पंच ही काफी था। क्योंकि अनिका अपने एक हर पंच में काफी अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक ही पंच पर लाकर मारती थी। अनिका को अब यहाँ पर जैसे ही अनिका इस तरह से आगे बढ़ रही थी, तो उसे देखकर अब सर जी के आदमियों में भी एक खौफ सा आ जाता है। अब यहाँ पर वो सभी समझ जाते हैं कि अनिका को वैसे ही वन पंच वुमेन नहीं कहा जाता था, क्योंकि जब वो उसे ब्रह्मपुत्र की दीदी के नाम से वो आगे भी नहीं आई थी। जब शुरुआत में वो रेसलिंग में उतरी थी, तो उस समय भी अनिका ने अपने एक पंच से ही वहां पर जिन लोगों के साथ उसका कंपटीशन था उन्हें मार गिराया था। तभी से ही उसको वन पंच वुमेन का नाम मिला था। और एक एक पंच में ही वो भी अपने रास्ते को साफ करती जा रही थी और इन लोगों को मार गिरा रही थी। अब अनिका अपने रास्ते को साफ करते हुए अब जंगल की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी अब उसके आगे एक दुबला पतला सा एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही अनिका ने अब उस आदमी की तरफ देखा, तो उस आदमी की उम्र लगभग उसके चेहरे से अनिका के नाना जी जितनी ही हो सकती थी, क्योंकि उसे देखकर अनिका ने ये अंदाजा लगाया था। जहाँ अनिका बस बड़े ही ध्यान से अब उस आदमी को ही देख रही थी, और वो आदमी अब अनिका की तरफ देखता और कहता है, तो तुम हो वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी? हाँ, जिसका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे थे कि आखिर कब हमारी भी उस ब्रह्मपुत्र की दीदी के साथ मुलाकात होगी। अरे हम भी तो देखें कि वो अपनी कला में कितनी माहिर है। इधर उसकी इस बात को अभी अनिका बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, और अब वो आदमी फिर से कहता है, देखो तुम हमें मिल गई हो, अब तुम यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा सकती हो, क्योंकि सच में तुम्हें पकड़ने के लिए तो हमने ना जाने कितने ही सालों से इंतजार किया है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अच्छा ये बात है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ क्या करने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों से तुमने जो इंतजार मेरे लिए किया है, उस इंतजार के लिए तुम अब पछताओ। और अनिका ये कहते हुए ही अनिका उस आदमी के पास आकर खड़ी हो जाती है, और अब वो उसकी आंखों में ही देख रही थी। अब जैसे ही अनिका उसकी आंखों में देख रही थी, तो अनिका की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसे इस आदमी से कोई डर भी नहीं लग रहा था। जैसे उस आदमी ने अब अनिका को अपने इतने पास देखा, तो वो अब एकदम से अनिका के ऊपर अटैक कर दिया। इधर जैसे ही अनिका के ऊपर उस आदमी ने अटैक किया, तो अनिका ने भी काफी ही तेजी के साथ अपना डिफेंड करते हुए ही उसके अटैक को रोक लिया। और अब साथ के साथ उस अटैक को रोकने के साथ साथ उसने अब एक पंच सीधा ही उस आदमी के मुंह पर मार दिया। जैसे ही उस आदमी के मुंह पर अनिका का इतना जोरदार पंच लगा, तो वो आदमी अब अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और अपना बैलेंस खो देता है, और वो यहाँ पर बैलेंस खोने की वजह से सीधा ही नीचे जमीन में गिर जाता है। इधर उस आदमी को इस तरह से नीचे गिरते हुए अनिका अब एक जोर की लात फिर से उसके सीने पर मारती है, जिससे कि वो आदमी के मुंह से अब सीधा ही खून निकलने लगता है। क्योंकि इस आदमी ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अनिका को ललकारा था, लेकिन अनिका ने तो इसको अपने एक पंच और एक लात से ही यहाँ पर ढेर कर दिया। अब इस आदमी को मारने के बाद अनिका जब फिर से उस जंगल में आगे बढ़ने लगती है, आज अनिका ने पूरी तरह से तय कर लिया था कि वो उस गुफा में जरूर जाएगी। आज उसे पता लगाना ही था कि आखिर वो सर जी कैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जिसके लिए उसे उसकी आकाश की और कवि नालिशा की इन तीनों की ही जरूरत थी।
आखिर क्यों वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। आज अनिका इसकी तह तक पहुंचना चाहती थी और यही सब सोचकर अनिका अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी उस लोकेशन पर यहाँ पर राजीव, धनंजय, आलिशा, करण इन सभी ने ही वहां पर इन सभी ही लोगों को मार गिराया था फाइनल, क्योंकि यहाँ पर जैसे इन्होंने इन सब को गिराया तभी महेंद्र पीरामल ने अब सामने देखा। तो जैसे ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने सरजी के इतने सारे आदमियों को मार गिराया था और अभी सामने से कम 100 से 150 लोग फिर से अपने हाथों में कुछ एडवांस हथियार को लेकर आ रहे थे। यहाँ पर उनके पास इतने एडवांस हथियारों को देखकर अब महेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि हालांकि वो भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वो भी सरजी का ही आदमी था, लेकिन इतने सारे लोग इस तरह से इतने हथियारों को लेकर आएंगे महेंद्र ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब इधर उन्हें देखकर जहां महेंद्र की आंखें फटी की फटी थी, तो वहीं कवि आलिशा उन सबको देखती है। अभी चौपर में जितने भी एडवांस हथियार हैं उन सब को लेकर आइए। यहाँ पर वो अब अपने ही गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देती है, ये लड़ाई अब हथियारों से होगी, क्योंकि जब अब हमारे दुश्मन ही हमारे सामने अब हथियारों को लेकर आ रहे हैं तो हम भी अब उन हथियारों को यूज करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। कवि आलिशा की इस बात को सुनकर अब कमांडर इन चीफ हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो कवि आलिशा के कहे अनुसार चौपर में जाते हैं और वहां से कुछ अपने हथियारों को लेकर आते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर इस युद्ध की तैयारी से पहले से ही वो रख कर लाए थे। तो वहीं उन हथियारों को अब वो सभी को एक एक करके अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वहीं अब तक चिराग और अब्दुल ये अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि अब तक रोहित के कहे अनुसार ये भी अब इस जंग के लिए नीचे उतर आते हैं और अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर अब जंग का पूरा ऐलान हो चुका था। इधर बलवीर सर इधर उधर देखने लगते हैं। वो इधर उधर देखते हुए वो कहते हैं, अरे ये सुखबीर भी तो हमारे साथ ही आया था ना, वो कहाँ गायब हो गया है, वो हमें क्यों कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा, हमें तो जंगल के अंदर जाना होगा ना। अब यहाँ पर जैसे ही किंग की टीम अभी आ गई थी तो तब कवि आलिशा, धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया और बलबीर सर वो सब भी अब जंगल की तरफ ही जाने लगते हैं। तो यहाँ का सब कुछ चिराग और अब्दुल ने स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम के साथ सब कुछ संभाल लिया था, क्योंकि यहाँ पर सरजी के जितने भी आदमी आए थे उन सब के लिए यहाँ पर चिराग, अब्दुल, स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम ये सब थे। तो वहीं यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज पीरामल और कविन यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज मारवा और कविन दिव्यांशी वो तीनों ही अब एक दूसरे को ही अब देखने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, अरे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलो जंगल की तरफ चलो, यहाँ का सब कुछ तो ये लोग संभाल ही लेंगे। इधर उनकी ये बात सुनते ही बाकी के दोनों भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं इधर अपने चौपर में बैठा हुआ रोहित अपनी दूरबीन से यहाँ सब कुछ जो भी कुछ हो रहा था ये सारा का सारा नजारा देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है। इधर कुछ ही देर में वहां पर अब एक फायरिंग शुरू हो जाती है। भूमिका ने यहाँ पर अब अपने पिस्टल से फायरिंग करना शुरू कर दिया था। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास भी पूरी तरह से फायरिंग के लिए तैयार थे और वो सभी अभी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ही सामने वालों को अब यहाँ पर अपने हथियारों से मार गिरा रहे थे। इस जंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जंग दो देशों के बीच में हो रही हो, वो भी एक से एक एडवांस लेवल के हथियारों को लेकर। एक तरफ जहां पर ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने कदमों को आगे जंगल की तरफ बढ़ाते ही जा रही थी। अनिका जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रही थी तभी अचानक से उसके कानों में सरजी की एक आवाज आती है। सरजी कहते हैं, चलते चलते बहुत आगे निकल चुकी हो तुम अनिका, एक बार भी तुम्हें अपने के ख्याल नहीं आया। अरे जरा पीछे मुड़कर तो देखो कि तुम्हारे अपनों का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। अब जैसे ही अनिका के कानों में सरजी की आवाज आई तो ये आवाज सुनते ही अनिका अचानक से पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर सरजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अनिका ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा
तो जिस आदमी को अनिका ने अभी के अभी यहाँ पर मौत के घाट अपने 2 ही बार में उतार दिया था, उसी के जैसे यहाँ पर कुछ और भी लोग यहाँ पर खड़े थे। और ये लोग यहाँ पर कवि नालिशा, धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया इन सभी के रास्ते को रोककर खड़े हुए थे, क्योंकि वो इन्हें अभी आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे थे। यहाँ राजीव गुलेरिया और करण गुलेरिया को तो कवि नालिशा की ही चिंता थी कि क्योंकि कवि नालिशा के बारे में वो अच्छी तरह से नहीं जानते थे कि आलिशा भी खुद एक बहुत ही अच्छी फाइटर है, जो इन जैसे आदमियों को मिनटों में ही निपटा देगी। लेकिन अभी यहाँ पर अनिका और धनंजय दोनों ही अभी आलिशा के मामले में पूरी तरह से रिलैक्स थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जिस आदमी ने यहाँ पर आलिशा को पकड़ कर रखा है उसकी तो अब बिल्कुल ही शामत आने वाली है, क्योंकि आलिशा ऐसे ही अब उस आदमी को तो नहीं छोड़ सकती। आलिशा की फाइट के बारे में ये दोनों अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ अनिका अब अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड करते हुए काफी रिलैक्स होकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि अनिका को अच्छी तरह से पता था कि इन्होंने जिन भी आदमियों को रोका है वो इन्हें एक अच्छी फाइट दे सकते हैं, चाहे वो करण हो, राजीव हो, धनंजय हो या फिर आलिशा हो। इसलिए अनिका को इनके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी, वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते थे। इधर अनिका को इस तरह से एकदम से रिलैक्स मोड में खड़ा हुआ देखकर अब यहाँ पर एक आदमी कहता है, देख क्या रही हो, सच में तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? क्योंकि देखना अब मैं तुम्हारी बहन का क्या हाल करता हूँ, इसलिए प्लीज अब तुम अपनी बहन की मौत के लिए तैयार हो जाओ। देखना मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बहन को मौत के घाट उतार दूंगा। अरे बड़े सालों के बाद मिली हो ना तुम अपनी इस बहन से। इधर उस आदमी ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही अनिका कोई भी जवाब देती उससे पहले ही करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों ही अब चिल्लाते हुए उस आदमी से कहते हैं, खबरदार आलिशा को छोड़ दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पर इनकी इस बात को सुनकर अब सर जी कहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें? हाँ, हमें धोखा देने का कुछ तो अंजाम होगा ही ना, क्योंकि देखो इसने हमें धोखा दिया है कि इसने हमारे आदमी की जगह वो उस बलबीर सर को यहाँ पर लेकर आई है ना, तो देखना इसके साथ तो अब मैं क्या करता हूँ। इधर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सर जी अब अपने आदमी से कहते हैं, तुम्हें इंतजार किस चीज का है? अरे रानी साहिबा को उसके दिए हुए धोखे का जवाब तो दो, क्योंकि हमारी दुनिया में धोखे की सजा सीधी की सीधी मौत होती है। इधर ये सुनते ही वो आदमी अपने सर जी की बात को मानते हुए अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तो इधर उसे इस तरह से फाइटिंग पोजीशन लेता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया ये दोनों भी अभी आलिशा को बचाने के लिए उससे लड़ने के लिए अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेते हैं, और उनके सामने तो बाकी के अब लोग भी आ जाते हैं। इस तरह से दोनों ही तरफ से ये लोग अभी पूरी तरह से तैयार थे। देर ये सब देखकर अब अनिका अपने कदमों को भी आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अनिका को पता था यहाँ पर ये लोग सब संभाल लेंगे, इसलिए उसके लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं था। इधर अनिका को सब कुछ इग्नोर करता हुआ फिर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर तो अनिका की इस हरकत पर अब सर जी बिल्कुल से ही हैरान हो जाते हैं, और वो अब यहाँ पर अपने मन में ही सोचते हैं, इस लड़की की बहन की जिंदगी मौत के हवाले होने वाली है, और देखो इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और ये तो अभी भी देखो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। क्या सच में इसके लिए इसकी फैमिली कोई मैटर ही नहीं करती? हाँ, यहाँ सर जी ने भी ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में अब अपने आदमी के एकदम से ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ पे सर जी के कानों में जैसे ही अपने ही उसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वहाँ पर वो अनिका के ऊपर से अपना ध्यान हटाकर अब वो उस तरफ देखने लगता है जहाँ से उसके आदमी के चिल्लाने की आवाज आई थी। जैसे ही उसने उस तरफ देखा तो उसने देखा कि कवि नालिशा के जस्ट एक पंच से ही उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगता है। इधर ये देखकर तो अब करण और राजीव दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आलिशा को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर, उसके एक पंच का इतना जोरदार वार देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में नाजुक सी दिखने वाली ये आलिशा ये सच में इतनी
इतनी अच्छी फाइटर होगी कि उसके एक पंच से ही वो उसने अपने उस आदमी को मार गिराया। यहाँ धनंजय पीरामल तो अच्छी तरह से जानते ही थे। अब धनंजय पीरामल बलबीर सर से कहते हैं, हम लोग इन सभी को रोक कर रखते हैं, आप ऐसा करिए, आप अभी अनिका के साथ जाइए, और हाँ, आलिशा को भी अभी के लिए आप यहाँ से अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर अनिका जिस काम के लिए गई है वहाँ पर उसे आप लोगों की जरूरत हो। यहाँ पर इन सभी को हम तीनों ही रोक कर रखते हैं, क्योंकि हम इन्हें मजा चखा कर अभी वहीं पर ही आते हैं। इधर यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा कहती है, मामा जी, आर यू श्योर कि आप यहाँ पर संभाल लोगे और हमें आगे जाना चाहिए? आलिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारा और बलबीर सर का अनिका के साथ होना जरूरी है, क्योंकि देखो वो वहाँ पर आगे जंगल में अकेले निकली है। ये सुनते ही अब कविना आलिशा और बलबीर सर वहाँ पर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और अब वो अनिका के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर अब इन तीनों ने इन सभी ही फाइटर्स को यहाँ पर रोक कर रखा हुआ था, ताकि वो अनिका को रोकने में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना पैदा करें। यहाँ बलबीर सर अब अनिका के पीछे जाते हुए अब अनिका से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने काफी लंबे वक्त से इस गांव क्या तुम्हें पता है अनिका कि मैंने काफी लंबा वक्त इस गांव में बिताया है? अब अपने सर की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, आपने कभी बताया नहीं। इस बात पर अब बलबीर सर कहते हैं, इसमें बताने जैसा क्या था अनिका? वैसे ये सुखवीर कहाँ मर गया है? अरे वो आया तो हमारे साथ था, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इधर उसकी उस बात पर अब कविना आलिशा कहती हैं, वो वहीं पर ही है, हमें लगा कि उनकी जरूरत वहाँ पर ज्यादा होगी, इसलिए वो भी अपनी उसी जगह पर ही है, और हमें आइडिया नहीं है कि खतरा कब और कहां से आएगा, इसलिए हमें हर जगह अपनी नजर को बनाए रखना है। यहाँ पर ये तीनों अभी बातें करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी बलबीर सर अनिका और आलिशा के सामने भी यहाँ पर फिर से कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं, और वो यहाँ पर उन सब के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर अब बलबीर सर कहते हैं, तुम सभी यहाँ पर क्यों आए हो? इस बात पर अब एक आदमी कहता है, बलबीर, तुम हमारे साथ ना होकर दुश्मनों का साथ क्यों दे रहे हो? तुमने तो हमेशा से ही हमारा साथ दिया था ना। क्या तुम अभी यहाँ पर हम लोगों के साथ ऐसे दगा करोगे? अरे हमें नहीं लगता था कि तुम हमारे साथ इस तरह से दगा कर सकते हो। उसकी इस बात को सुनकर बलबीर सर कहता है, ओए खोते, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये मुझे मत सिखाओ, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, जबकि जरूरत है तुम लोगों के दिमाग को चेंज करने की। ये कहते हुए ही बलबीर सर अब अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें अच्छाई और बुराई का पता ही नहीं है। अरे क्या फायदा तुम्हारा ये सब सीखने का, जब तुमने इसे एक अच्छी जगह पर यूज ही नहीं किया। ये कहते हुए ही तो वो अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो वहीं अनिका और कविना आलिशा ने भी अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लिया था। एक तरफ जहाँ पर यहाँ पर सरजी के कुछ आदमियों को भूमिका और उसकी पूरी की पूरी टीम चिराग और अब्दुल ने संभाला हुआ था, तो एक तरफ यहाँ पर जंगल की तरफ बढ़ते हुए धनंजय करण और राजीव गुलेरिया ने सरजी के आदमियों को रोका हुआ था। तो इधर आगे जाते हुए अनिका, बलबीर सर और कविना आलिशा ने भी सरजी के कुछ आदमियों के साथ वो फाइट करने में लगे हुए थे। इधर रोहित ये सब बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी रोहित की नजर यहाँ पर अब एक ग्रुप पर जा रही है, क्योंकि रोहित को वहाँ पर कुछ आदमी आते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा उन सब ने यहाँ पर धोती पहनी हुई थी और साथ में एक बलियान भी, और ये लोग बहुत ही दुबले पतले से नजर आ रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी कहीं के स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी ने ही यहाँ पर लगभग एक जैसे ही कलर के कपड़ों को पहना हुआ था, और उन लोगों ने यहाँ पर किंग के जो आदमी आए हुए थे उन आदमियों को घेरना अब शुरू कर दिया था, और वो बेके करके उनके आदमियों के अबू पर बड़े ही अच्छे तरीके से वार करते ही जा रहे थे। इधर उन्हें इस तरह से वार करता हुआ देखकर अब सुखवीर सर समझ गए थे कि ये तो उनके गुरुकुल के ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि जिस गुरुकुल से उन्होंने अपनी ये सारी की सारी
शिक्षाएं ली थी, ये उसी गुरुकुल के स्टूडेंट थे। ये सभी तो इनके वार को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तब क्या होगा जब वो फाइटर मैदान में खुद उतरेंगे, जिन्हें खुद उनके गुरुदेव ने शिक्षा दी थी। यहाँ सुखदेव अब यहीं अपने मन में सोच रहे थे। इधर यहाँ रोहित ने जब देखा कि उनके ही लोगों को अब यहाँ पर चोट लग रही है, तो अब वो यहाँ पर अपने चौपर में बने अब एक अलार्म को बजाने लगते हैं, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि उसके आदमियों को और भी चोट लगे। इसलिए अब यहाँ पर उसे अपने प्लान को चेंज करने का वक्त आ गया था। जैसे ही उसने ये अलार्म बजाया तो इसका बजाने का यही मतलब था कि अब ये सभी जो अभी यहाँ पर आगे आकर लड़ाई कर रहे थे वो सब अभी पीछे हट जाएंगे और यहाँ पर अब सभी ट्रेंड फाइटर अब आगे आएंगे, जो कि यहाँ पर इन सारे ही जो गुरुकुल के स्टूडेंट्स हैं इनसे अच्छी तरह से फाइट कर सकते थे। जैसे ही सभी ने भी यहाँ पर इस अलार्म को सुना तो वही सुखवीर सर अब यहाँ पर उस अलार्म को सुनते ही अब अपनी फाइटिंग पोजीशन लेते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के चेयरपर्सन सूरज और उसके फाइटर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ सुखवीर सर की एकेडमी के फाइटर भी वहाँ पर आगे की तरफ आ जाते हैं। उन सब का साथ देने के लिए प्रीति और मयूर भी वहीं पर ही आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर कवीना अलीशा के सिक्योरिटी गार्ड बनकर आए हुए थे।